नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भागती हुई जिंदगी में हमारे आपके बच्चे और किशोर सोशल मीडिया की गिरफ्त में फंस रहे हैं और उन्हें इसका नशा ऐसा हो रहा है जैसे कोई बड़े लोग नशा करते हैं। इसी नशे की आड़ में साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखेधड़ी हो रही है। सेक्सटॉर्शन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के चंगुल में फंसकर भावी पीढ़ी अपने को परेशान महसूस कर रही है। ऐसे में अभी से हर पेरेंट्स को अलर्ट होना होगा, क्योंकि स्क्रीन के सहारे साइबर अपराधी बच्चों को बर्बाद करने पर आमादा हैं। गेम के चक्कर में फंसकर खुदकुशी तो सामान्य हो गई है, लेकिन सेक्सटॉर्शन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के गिरफ्त में फंसकर भी बच्चे जान गंवा रहे हैं। विशाखापट्टनम और जालंधर में बीते महीने ही 2 बच्चों ने फांसी लगा ली थी। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ होंगे एआई, आईटी और साइबर एक्सपर्ट वरुण शुक्ल जी। शुक्ल जी, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार शुक्ला सर, सोशल मीडिया का जो नशा है वो आप कितना गंभीर समझ रहे हैं और बच्चों और किशोरों के लिए कितना बड़ा इसका खतरा है? जी सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि आप फिर से एक बार बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेके आए, जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन बल्कि टॉक ऑफ द नेशन टॉक ऑफ द नेशन बना हुआ है। देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही गंभीर विषय है और हमें इसको कई स्तरों पे समझना पड़ेगा। पहले आजकल एक मुहिम छिड़ी हुई है कि 16 साल, ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पहल करी कि 16 साल तक के कम उम्र के बच्चों पे सोशल मीडिया बैन या कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ अप्लाई करी जानी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर 16 वर्ष या 15 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र का बच्चा भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है और गैर जिम्मेदाराना ढंग से इस्तेमाल करता है, तो मैं अभी उसके ऊपर जो संभावित खतरे हैं उन पे बाद में आऊँगा। पहले वो अपने माँ-बाप, अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार को किस मुसीबत पे डाल सकता है, पहले मैं इस पे चर्चा करता हूँ। ठीक सर, देखिए, प्लीज बहुत कैरी ऑन ध्यान सर। से हमको जी, हमको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब कोई भी साइबर क्रिमिनल, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अटैकर बोलूंगा, जब भी कोई अटैकर आपके ऊपर साइबर अटैक करना चाहता है, जिसमें कि फाइनेंशियल फ्रॉड शामिल है, आपको डिफेम करना चाहता है, आपके ऊपर फिशिंग अटैक अप्लाई करना चाहता है, आपकी कोई खुफिया इंफॉर्मेशन को निकालना चाहता है, तो वो आपके तक पहुंचने के लिए कुछ जानकारी को इकट्ठा करता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम अटैक वेक्टर बोलते हैं और ये देखा गया है, इसके आंकड़े भी मौजूद हैं कि जिस भी साइबर क्रिमिनल का या इंट्रूडर का या अटैकर का अटैक वेक्टर जितना ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा अच्छे ढंग से प्लान किया होता है, उसके सफल होने की संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब 2 मिनट के लिए केस अज्यूम करिए कि एक 45 वर्ष के व्यक्ति पे मैं एक इंट्रूडर हूं या अटैकर हूं, मुझे 45 वर्ष के व्यक्ति पे साइबर अटैक करना है, मुझे उससे कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड करवाने हैं, तो मैं उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन बार बार, चूंकि वो एक जागरूक व्यक्ति है, तो बार बार मैं असफल हो जाता हूं। अब मुझे कई सोर्सेज से ये मालूम चल गया कि उसका 16 साल का या 15 साल का एक बेटा है जो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो मेरे लिए वो अटैक वेक्टर का एक सॉफ्ट टारगेट है। मैं क्या करूंगा, उसको गेमिंग के लूप में फंसा के, और इसकी एल्गोरिथम्स हैं, मैं पहले उसको बहुत अच्छा फील करवाऊंगा, उसको कुछ मैच जीतने भी दूंगा और फिर उसको कुछ लिंक्स पे क्लिक करने के लिए कहूंगा। अब वो जो सिस्टम यूज करता है अपने घर पे, वो एक घर का डेस्कटॉप सिस्टम है। वो सिस्टम उसके माँ बाप, उसके भाई बहन और लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने उससे उस लिंक पे क्लिक करने के लिए कहा और उसके सिस्टम पे एक वायरस इंस्टॉल कर दिया। उदाहरण के लिए, इस वायरस कई तरह के होते हैं, मालवेयर्स कई तरह के होते हैं। इस वायरस को मैं की लॉगर बोलता हूँ। ये की लॉगर अटैक आता है। की लॉगर अटैक कुछ ऐसे काम करता है, जब ये वायरस आपके सिस्टम में एक्टिवेटेड हो गया, अब आप जो कुछ भी टाइप करेंगे, मैं इसकी एक लॉग फाइल बना के थर्ड पार्टी को शेयर कर दूंगा बिना आपकी इंफॉर्मेशन के। तो इस तरह से आपके 16 साल के बच्चे के माध्यम से उस गार्जियन को की एक्टिविटीज में ट्रेस आउट करने लगा और 1 महीने के अंदर मुझे उनसे जुड़ी हुई कई सारी जानकारी, उनके क्रेडिट कार्ड नंबर, उनके डेबिट कार्ड डिटेल्स, उनके पासवर्ड्स, काफी सारी चीजें मालूम हो गई और मैंने अपने अटैक वेक्टर को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया। तो ये एक एस्पेक्ट है कि बच्चे न केवल अपने लिए खतरा मोल लेते हैं, बल्कि अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक सॉफ्ट टारगेट की तरह प्ले आउट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सावधानी रखने की विषय जरूरत है। जी,
एक बात शुक्ला सर और आपसे जानना चाह रहे थे, ये तो आपने कैसे अटैकर जो है वो आपके पास आते हैं, किस प्रलोभन में कैसे जाल वो बुनते हैं, वो तो सारी चीजें हो गई। लेकिन सर अगर जब फंस गया व्यक्ति, तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर पेरेंट्स को भी ये पता लग गया कि हमारा बच्चा फंस गया है, तब ऐसी जी। स्थितियों में क्या रोल रह जाता है माता और पिता का, खासकर पिता का, कि उसकी परिवार की इंफॉर्मेशन बाहर न जाए, उसकी अपनी पर्सनल मतलब क्रेडिट कार्ड्स को और डेबिट कार्ड्स की जानकारी बाहर न जाए। ऐसे में वो क्या करे कि वहां पर बैरियर लग जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। अब इस बात को भी मैं कई लेयर्स के पॉइंट में समझाऊँगा। पहली बात जी। तो हमको इस मुद्दे पे आना चाहिए और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे और उसके गार्जियन या पिता के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो, ताकि उसको समय रहते इन्फॉर्मेशन पता चले। क्योंकि साइबर क्राइम में ये कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट हो सकता है, सेक्सटॉर्शन हो सकता है, पोर्नोग्राफिक केस हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकती है, स्टॉकिंग हो सकता है। इसमें सही समय पे इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमने कई मर्तबा ऐसा देखा, आपने भी अभी एग्जांपल लिया विशाखापट्टनम का या ऐसा एक एक प्रायर में भी केस आया था जिसमें एक लड़की को एक लड़का साइबर बुलिंग करता था। वो लड़की इतना इतना ज्यादा उसने इसको मतलब टेंशन से ले लिया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। बाद में जब जांच हुई तो पता चला दोनों 18 साल से कम की उम्र के थे। अगर वो लड़की किसी से बात कर लेती या अपने किसी बड़े को इन्फॉर्म कर देती तो शायद ये हादसा टल भी सकता था। तो पहली बात तो ये, हमको अपने बच्चों के साथ इस लेवल का संवाद, इस लेवल का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वो हमको इस तरह की जानकारी दें, और सबसे बड़ी चीज सही समय पर दें। हमें अगर पता चलेगा तो हो सकता है हमको 6 महीने बाद पता चले, तब तक गाड़ी निकल चुकी हो। तो उनका हमको बताना या हमें उन तक पहुंचना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है। जी। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं कि मान लीजिए हमको पता चल गया कि हमारा बच्चा या हमारा कोई भी कैंडिडेट मुसीबत में है और वो अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड्स का शिकार है। तो सबसे पहले इसमें सही तरह से इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी। अगर ये कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है तो हमको cybercrime.org पे कंप्लेन करना जरूरी है, या 193 कॉल कर सकते हैं। अगर हमको मालूम चलता है कि इसमें बैंक भी इन्वॉल्व है तो सबसे पहले हमको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। ये आरबीआई की भी गाइडलाइंस है कि जितनी जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे, आपके मनी वापस आने की गारंटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा भी अगर कभी ऐसे मौकों पे लगता है कि हमको पुलिस की हेल्प लेने में कुछ देरी हो रही है या इतना आसान नहीं है, हम जानते हैं हम सब चैनलाइजेशन में फंसे रहते हैं, तो कुछ नॉन ऑफिशियल वेबसाइट्स भी ऐसी हैं जो इन सारी चीजों में हेल्प देती हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एक सर्विस है स्टॉप एनसीआईआई। जी। जी, मैं फिर से अपने दर्शकों को बताऊंगा, ये एक स्टॉप एनसीआईआई करके एक सर्विस है, .org करके इसकी एक वेबसाइट है। ये क्या करती है, अगर किसी ने आपकी कोई इंटीमेट पिक को मॉर्फ करके उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, मान लीजिए फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, तो एक तो साधारण प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि जो बच्चा है या कोई भी है वो बदनामी के डर से इस बात को सहन करता रहे या आत्महत्या जैसा कोई घातक कदम उठा ले। अब एनसीआईआई आपको क्या सुविधा देती है, आप अपनी जो वो पिक कहीं ना कहीं आपके डिवाइस में सेव होगी, आप जी। उस पिक का अपना एक केस जनरेट कर सकते हैं और आप अपना एक हैश वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। अब हैश वैल्यू क्या होती है तो समझाने में पूरा दिन लग जाएगा, तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपकी इमेज के करस्पॉन्डिंग एक कोड वैल्यू है जो यूनिक है, जो ये प्रूफ करती है कि ये इमेज आपके डिवाइस में सेव है। ओके, आप अपनी इमेज की हैश वैल्यू जनरेट करके एनसीआईआई के थ्रू अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं। अब एनसीआईआई के कई पार्टनर्स हैं, फेसबुक इसका पार्टनर है, इंस्टाग्राम इसका पार्टनर है। एनसीआईआई आपके बिहाफ पे उन सारे सोशल मीडिया पार्टनर्स को ये इंफॉर्मेशन देगी कि मेरा एक क्लाइंट जिसका नाम ये है, उसकी ये पिक आपके सिस्टम पे मॉर्फ करके डाली गई है, जिसकी ओरिजिनल हैश आईडी ये है, आप इसको चेक कीजिए। जी। अब मान लीजिए आपकी फोटो से छेड़छाड़ करके सिमिलर फोटो फेसबुक पे डाली गई है, तो फेसबुक उस फोटो का फिर से हैश जनरेट करेगा। ओ। और हैश में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने आपकी फोटो से एक पॉइंट की भी हेराफेरी करी है तो दोनों हैश बिल्कुल अलग अलग आएंगे। अच्छा। तो फेसबुक तो नेचुरली प्रीवियस वैल्यू और बाद की वैल्यू मैच नहीं करेगी, तो फेसबुक इस बिना पे आपकी जो फोटो मॉर्फ करके डाली गई है उसको अपने सिस्टम से रिमूव कर देगा। आप अपना केस आईडी जनरेट कर सकते हैं, आप उसकी प्रोग्रेस देख सकते हैं, और न केवल फेसबुक बल्कि और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, टिकटॉक, कई सारे इसके पार्टनर्स हैं। तो ये एक तरीका है उस स्थिति में रिएक्ट करने का कि अगर आपकी फोटो या वीडियो मॉर्फ करके डाल दिया गया किसी ने, तो आप क्या करेंगे। तो आप इस तरह से भी बचाव किए जा सकते हैं। तो बचाव के बहुत रास्ते हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमको इंफॉर्मेशन किस मौके पे दी गई है, कितना समय बीत चुका है। ठीक बात कर रहे हैं शुक्ला सर। अब अगर यूं आप देखें तो अखबारों की सुर्खियां इसी डिजिटल फ्रॉड से भरी हुई हैं। अब जी जी अगर आप टीवी में देखेंगे तो तमाम सारे घटनाएं रोज मर्रा की जिंदगी में आ रही हैं कि वहाँ इतने करोड़ का घपला हो गया, वहाँ इतने करोड़ का घपला हो गया। अब तो बैंकिंग इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि पैसे का गेम है। अगर बिल्कुल आपको थोड़ा सा इधर उधर करने में 10-20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो आप साइबर जो अटैकर हैं उनके साथ आप मिलकर ये काम करते हैं। एक बात आपसे जानना चाह रहे थे, बड़ी मुश्किलें हो रही हैं बहुत ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो लोग तमाम ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां पर डिजिटल फ्रेंडली नहीं है पेरेंट्स। ऐसी सिचुएशन में वो बेचारे क्या करें, उनकी माँ क्या करे या उनके फादर क्या करें। वो उस लेवल पे बस व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल जी मीडिया का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक्सपर्टीज नहीं है, उनको लेमैन की तरह कुछ जानकारियां भी नहीं है। ऐसी स्थितियों में क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत सारा होमवर्क करने की जरूरत है, बहुत जगह जगह इसकी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है? क्या किन पॉइंट्स पर चीजों को पेरेंट्स को या लोगों को अवेयर करने की जरूरत है? मैं थोड़ा सा आपसे वो भी जानना चाह रहा था, फिर मैं दूसरे बिंदुओं पर आऊंगा। जी 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 इसमें अगर जैसा कि आपने बताया, मान लीजिए गार्जियन को या पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, तब भी वो अपने बच्चों को जागरूक कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। इसके लिए सही स्तर पे और सही तरीके का संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी वेबसाइट्स पे बहुत सारी स्टडी मटेरियल डाला हुआ है बहुत ही आसान शब्दों में। फॉर एग्जांपल, लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए एनसीईआरपी ने लर्निंग रिसोर्स करके एक पोर्टल खोला हुआ है। अगर आप उस पोर्टल पे जाके हाउ टू अवॉइड फाइनेंशियल क्राइम, हाउ टू अवॉइड साइबर बुलिंग, इस तरह के पीडीएफ डाउनलोड करें तो आप देखेंगे कि वो एक कॉमिक्स के फॉर्म में जागरूकता दे रहे हैं मुफ्त में। जी तो अगर हम इस तरह की चीजें अपने बच्चों को या जनरेशन्स को बताएंगे तो मुझे लगता है ये बहुत सरल शब्दों में कंटेंट बना हुआ है। इसके अलावा इसके अलावा भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या रोजमर्रा के एग्जाम्पल से भी हम अपनी जनरेशन को अवेयर कर सकते हैं। लेकिन दूसरे पहलू पे मैं बोलूंगा कि अचानक से बिना उसके तकनीकी पहलू को समझे या बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझे अचानक से किसी चीज को बिल्कुल कट ऑफ कर देना फिर से बहुत ही गंभीर मसलों को जन्म दे देगा। जैसे कि एक इफेक्ट होता है जिसको हम फोमो इफेक्ट बोलते हैं। ये आजकल कुछ बच्चों में माँ बाप बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं तो कुछ बच्चों में आ गया है। अब फोमो का मतलब क्या है? फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने आपने अपने बच्चे को सोशल मीडिया या यूट्यूब देखने से रोक दिया। अब बच्चा क्या कर रहा है, आपके मोबाइल से अपने दोस्तों का स्टेटस देख रहा है, तो उसको ये लगता है कि मेरे दोस्त तो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, मेरा दोस्त आज चिड़ियाघर घूमने गया था, वो मूवी देखने गया, मैं सब कुछ नहीं कर रहा हूं। तो वो एक तरह के डिप्रेशन में आते हैं। और जब ये इस तरह के डिप्रेशन में आते हैं तो वो डार्क वेब यूज करना चाहते हैं। वो वीपीएन, जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क करते हैं, अपनी पहचान छुपा के सर्फिंग करेंगे, आप में से किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो फिर से एक गंभीर चुनौतियों को जन्म दे देगा। तो एक समस्या का समाधान अगली समस्या को जन्म दे सकता है। तो इसलिए इसको सही तरह से टैकल करने की जरूरत है। और जैसे कि यूट्यूब ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप यूट्यूब को कैसे रोकेंगे? जी है ना। और अगर आप बच्चे को, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो मॉडल फॉलो कर रहा है, उसने सारी जिम्मेदारी टेक कंपनीज पे डाली हुई है, ना कि यूजर्स पे। अब टेक कंपनीज को ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये यूजर 16 साल का है या इससे कम का है। तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे? बच्चा गलत ईमेल आईडी पासवर्ड भी डाल सकता है। जी तो ऐसे केसेस में वो प्रॉक्सी नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर सकता है या क्लोन आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट बैन करना या तो वो फोमो इफेक्ट को जन्म दे देगा। एक और इफेक्ट आता है जिसको हम कोल्ड टर्की इफेक्ट बोलते हैं। कोल्ड टर्की इफेक्ट का मतलब, एज्यूम करिए एक बच्चा है 17 साल का है,
12 साल की उम्र से वो लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, बट अचानक से उसके माँ-बाप अवेयर हुए, उनको लगा कि मेरा बच्चा एक ग्रोइंग किड है, तो वो बहुत सारी दिक्कतों में आ सकता है, और अचानक से हमने उसके सोशल मीडिया पे यूज़ करने पे बैन लगा दिया। कोल्ड टर्की इफेक्ट ये बोलता है कि अचानक से किसी चीज को एकदम से विड्रॉ कर लेने पे विड्रॉ सिम्टम्स आते हैं। बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है, बच्चा सुसाइड हाँ, जैसा कोई कृत्य कर सकता है। तो हमको अचानक से भी उस पे बैन नहीं लगाना है। अब ये ठीक बैन बात है। किस तरह से लगाते हैं, अवेयर करते हुए लगाते हैं, कितना हमारे उसके बीच में संवाद है, किस जागरूकता का लेवल क्या है, और हम सब उस एक पर्टिकुलर परिवार के मेंबर कितने टेक्नो सेवी हैं। तो इन सब बातों का मिला-जुला इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक बात है। शुक्ला सर, तो मेरे जो हालिया तमाम घटनाएं आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल जी। आपको क्या लग रहा है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है इस समय, और आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? मतलब उस पर थोड़ा सा मैं आपसे चाह रहा था कि उसको भी थोड़ा सा अवेयर करते हुए अगर आप कोई बात कहते हैं। जी, जी। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं मानता हूँ भारत सरकार की तरफ से या स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से या और भी संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता सप्ताह, जागरूकता शिविर और जागरूकता क्लासेस ली जा रही हैं। लेकिन ये जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो हम 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या की बात करते हैं। तो ये सारे प्रयास अभी भी बहुत कम है और बहुत सीमित मात्रा में है। मेरा ऐसा मानना है, मैं खुद भी बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा हूँ, बहुत जगह लेक्चर्स लेता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है। तो कहीं न जी। कहीं हमको स्कूल कॉलेजेस में, हमको हायर एजुकेशन में, हमको केवल कोर्स बना देना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। जब तक हम उसको मनोवैज्ञानिक तौर पे, जब तक हम उसको उदाहरणों के माध्यम से, जब तक हम उसको केस स्टडीज़ के माध्यम से जन-जन तक नहीं पहुँचाएँगे, तब तक मुझे नहीं लगता ये समस्याएँ सॉल्व होने वाली हैं। और ये हम तब बात कर रहे हैं जब हम एक पहलू देख रहे हैं। साइबर जो इंट्रूडर्स, जो अटैकर्स मैंने अभी बताया, ये बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। ये हमारे आपस की नॉलेज से बहुत ज़्यादा आगे चलते हैं, क्योंकि ये क्राइम इनकी आजीविका का हिस्सा है। जी। ये अपना जीवन चलाने के लिए इस क्राइम को करते हैं, तो क्राइम इनकी एक ज़रूरत का हिस्सा है। तो आप सोचिए कितने पैशनेट होंगे अपने क्राइम को लेके, अपनी इंट्रूजन एक्टिविटीज़ को लेके। तो इनकी अवेयरनेस, इनके नए-नए तरीके, हमको इनसे एक कदम आगे चलना पड़ेगा और उस लेवल पे जाके लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। ठीक बात है। शुक्ला सर, एक बात, ठीक बात है, जो साइबर अटैकर हैं वो उनकी मोटर्स ऑपरेंडी यही होती है कि हम, वो तो दिन में लगे रहते हैं ना कि 100 फोन करते हैं, उसमें 1 2 तो 3 4 5 को फंसा ही लेते हैं वो। मतलब अब तो जी, ये जी। दिख ही रहा है, क्योंकि जी, लोगों जी। की जिस तरह से मतलब कह लीजिए कि गैर जरूरी चीज़ों पर भी वो क्लिक कर जाते हैं। ये भी एक, जी। मुझे मैं लगता है कि एक लालच मैं या लालची होने जी, का जी। भी एक थोड़ा सा मुश्किल सबब बन जाता है। वो भी एक बिल्कुल, वजह बिल्कुल। है। मैं जी। मैं एक पॉइंट पे यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मैंने एक जी। बार अपने पिछले किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैंने कई कंट्रीज़ का नाम लिया था, जैसे कंबोडिया, वियतनाम या लाओस में कई सारे लोग साइबर बंधक बना के, साइबर स्लेव बना के रखे जाते हैं, ठीक है? और उनमें से देखा जाए तो कई 12th पास भी हैं, बट उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी कैसे होती है? वो कैसे लोगों को फँसा लेते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक थ्रेट होती है कि अगर वो जी। इतना पर डे, इतना आउटपुट, इतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देंगे तो उनको जान से मार देंगे, या 1 महीने बाद उनको हम मार देंगे। तो जब कोई व्यक्ति जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोई काम करता है, तो नेचुरली वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। यही कारण है कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कंबोडिया से बैठ के वो भारत के अभी देखिए, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी कंसर्न जाहिर करी कि डिजिटल अरेस्ट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। ऐसा क्यों? जी। वो ऐसा इसीलिए ही कि अटैक करने वाला जो है, वो इस काम को इस वजह से अंजाम दे रहा है क्योंकि उसको खुद का लाइफ थ्रेट है। तो नेचुरली अगर आपके पीछे एक शेर भाग रहा है और अगर आप जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो उस दिन आप सबसे तेज दौड़ेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। अरे शुक्ला सर, एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे। यूं तो बहुत खतरे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब मतलब पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का कम्युनिकेशन हो, किस लेवल की निगरानी हो, स्क्रीन टाइम कितना हो, साइबर सेफ्टी के लिए हमको किस किस तरह का इनिशिएशन करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें अगर हम एक पैकेज में चाहें तो क्या आपकी राय बनती है? वो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा साझा करिए प्लीज़। जी, इसमें कई स्टेप्स पे हम काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो खास तौर से गर्ल्स के लिए रियल टाइम लोकेशन बिल्कुल बंद कर दें।
हमने पूर्व में केस देखा था जिसमें एक लड़की अपनी रियल टाइम लोकेशन अपडेट करती थी, वो कहाँ जा रही है, किस रेस्टोरेंट में बैठी है, किसके साथ बैठी है। तो उसका जो इंट्रूडर था उसको एक करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन लगातार मिल रही थी उसी के सोशल मीडिया अकाउंट से, और इसकी हेल्प से उसने उस पर एक्सटॉर्शन अप्लाई किया और वो सफल भी रहा। बाद में ये सुसाइड केस में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों के लिए, खासतौर से गर्ल्स के लिए, रियल टाइम लोकेशन को बिल्कुल बंद कर दें। और मेरा ऐसा मानना है, जो भी माँ बाप बच्चों को जिनको डिवाइस देनी पड़ रही है, आजकल पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज्यादा, हम देखते हैं क्लास 6 से ही बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकती। तो उस केस जी। में वो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है अपना डाल के दें, और उसमें पेरेंटल कंट्रोल जैसे या चाइल्ड सेफ्टी जैसे फीचर्स को जरूर ऑन रखें, ताकि आपको अपनी डिवाइस पे भी इंफॉर्मेशन लगातार रियल टाइम पे मिलती रहेगी कि बच्चा आपका क्या देख रहा है या किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जी। इसके अलावा लाइसेंस एंटीवायरस में भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं। आप पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, वो बिना आपके कोड के नहीं खुलेंगी, ठीक है। और आप सारी चीजों में टाइमर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, लाइसेंस एंटीवायरस का इस्तेमाल करके, चाइल्ड सेफ्टी लगा के, पेरेंटल कंट्रोल लगा के, और अपनी आईडी और पासवर्ड दीजिए। तो जो माँ बाप थोड़े से भी टेक सेवी हैं, उनको, अगर बच्चा आपका 3 बजे अपने सिस्टम पे इन्वॉल्व है, तो ठीक उसी समय पे, चूंकि आजकल सारी चीजें मल्टीपल डिवाइसेस को सपोर्ट करती हैं, आपको अपनी डिवाइस पे रियल टाइम में पता चल जाएगा कि आपका बच्चा क्या देख रहा है या कौन सी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं बच्चे को आप अपने बच्चे का ट्रस्ट भी जीत पाएंगे, और वो सही तरह से आपसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई उसको लगातार साइबर बुलिंग कर रहा है, तो वो मानेगा कि आप उनके ट्रस्ट में, आप इन सारी चीजों को समझते हैं, तब वो आपसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। आजकल कई मौकों पे ऐसा देखा गया, बच्चे ज्यादा टेक सेवी हैं, माँ बाप अभी भी पुरानी जनरेशन के हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि मेरे माँ बाप मेरी बात समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक और है। वो अपनी बात शेयर नहीं करता है ना। तो ये बहुत बड़े अटैक का कारण, बहुत बड़े फ्रॉड का कारण बनता है, क्राइम का रीजन बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इन छोटे छोटे टूल्स से आप बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। वरुण सर, एक थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था, कुछ लोगों ने क्या किया है कि व्हाट्सएप नंबर जो है वो एक अलग इस्तेमाल करते हैं, और जिस कार्ड से, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब जुड़ा हुआ है जिस नंबर से, उसका इस्तेमाल केवल बातचीत के लिए करते हैं। इस तरह की भी सुरक्षा लोग करने लगे हैं। क्या आपको लगता हाँ, है हाँ, ये बिल्कुल। फूल प्रूफ तरीका है क्या? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। लोग अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो जिनसे उनका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो उस नंबर को केवल कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाकी व्हाट्सएप के लिए उन्होंने दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रखा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये तरीका आपको कई सारे झंझटों में भी फंसाता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर मेंटेन करने पड़ेंगे, है ना, और अलग अलग डिटेल्स, 2 डिवाइसेस भी रखनी पड़ेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं, हाँ एक लेयर सिक्योरिटी की जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। आप आजकल जैसे लिंक्डइन ने भी नए फीचर निकाला, अभी उन्होंने 15 to 18% पब्लिक को सेलेक्ट किया है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो मेरा ऐसा जी। मानना है कि मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज करना कोई तरीका नहीं है। आपको अलग अलग तरीके यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके, और अपने बैंक को भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आपको मालूम है, आजकल कई बैंकिंग सर्विसेज इस तरह की सुविधाएं दे रही हैं कि अगर आपका 5 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन होगा, तो आपकी कॉल पे जब तक आप वॉइस से सहमति नहीं देंगे, तब तक वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। जी। तो इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा के भी आप बड़े आसानी से बच सकते हैं। मेरा मानना है कि मल्टीपल डिवाइसेज या डिफरेंट सिम रखने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। शुक्ला सर, जिस तरह से आपने तमाम एक्सपर्टीज को हासिल किया है और हमसे साझा भी किया है, क्या ये काम शिक्षा की मंदिरों में हो रहा है क्या? अगर डिग्री कॉलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम इंटर कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पब्लिक स्कूल के और मिशनरीज के स्कूलों के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्या वहाँ पर आपको लगता है कि इस पर होमवर्क किया जा रहा है? इस तरह की कोई क्लासेस हो रही हैं क्या अवेयरनेस को लेकर? देखिए, इसमें मेरी बहुत मिक्स्ड ओपिनियन रहेगी। मैं इसको एक अम्ब्रेला टर्म के रूप में नहीं, केस टू केस बेसिस पे आंसर देना चाहूंगा। कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं, और अलग अलग लेवल में। मैं भी अभी कई जगह सेशन लेने गया, तो उन्होंने मुझे बोला क्लास 5 to क्लास 8 के लिए अलग मॉड्यूल पे सेशन लेना है, और क्लास 9 to 12 के लिए अलग मॉड्यूल पे सेशन लेना है। यानी बच्चों का स्किल सेट देख के हमको उनको अवेयर करना है, ओके।
नॉट वन मेडिसिन फॉर ऑल, डिफरेंट कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर ऑल किड्स। बट मेरा ऐसा मानना है अभी बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस, और न केवल डिग्री कॉलेजेस बल्कि बहुत सारे अदर कैटेगरी के कॉलेजेस भी बहुत पीछे हैं अभी इन सारी इस मुहिम में। मुझे लगता है जी। अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और जब तक हम सब मिलकर संगठित प्रयास नहीं करेंगे, स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके हायर स्टडीज तक, हायर स्टडीज से लेके पीएचडी के लेवल तक, जब तक इस तरह से इंटीग्रेटेड एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता हम 140 करोड़ की आबादी को एक साथ टैकल कर पाएंगे। क्योंकि हमको बैक ऑफ द माइंड ये भी रखना है कि जो इंट्रूडर्स हैं वो लगातार इन चीजों से अवेयर होते जा रहे हैं, तो वो नए नए ट्रिक्स, नए नए तरीकों को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं उनकी पेस के साथ मीट आउट करना है, जो कि अपने आप में एक बहुत टफ टास्क है। तो उसके लिए मुहिम में नेचुरली तेजी लानी पड़ेगी, ठीक बात है। जो कि अभी सर नहीं है। एक थोड़ा सा आपसे मतलब लेमैन की तरह लोगों की जिज्ञासा भी है, हमारे पास तमाम लोगों के सवाल भी आए हैं। सबका ये कहना है कि सोशल मीडिया का उपयोग सभी लोग कर रहे हैं, ऐसे में बीइंग ए पेरेंट हमको क्या करना चाहिए ताकि हमारा बच्चा सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग ना करे, और उसे हम कन्विंस कर पाएँ कि भाई एक दो घंटे देख लो, 10 मिनट देख लो, 15 मिनट देख लो, और अपनी मेंटल जो आपकी वो है आदत, उसको ख़त्म कर लो। क्या वो जानना चाह रहे हैं कि हम क्या करें पेरेंट्स के तौर पर कि अपने बच्चों को मतलब कस के डांटे भी नहीं और उन्हें समझाएं भी, ताकि वो समझ जाएं आसानी से। देखिए, सबसे पहले इसको मैं इसको बोलूँगा, इसको कस्टमाइज करने के लिए, इसको कर्व करने के लिए हमको अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और उनको पढ़ाई लिखाई के लेवल पे भी ये समझाना पड़ेगा कि कौन सा काम, जैसे आजकल कुछ बच्चे मैंने देखा है कम उम्र से ही एआई जैसे विषयों को सीखना चाहते हैं, तो नेचुरली उसमें उनको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, उनको सोशल मीडिया भी यूज करना पड़ेगा, उनको कई सारी केस स्टडीज भी करनी पड़ेगी, ओवरऑल उनको अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमको अपने बच्चों को डीप रूट्स में ये समझाने की जरूरत है कि ये टाइम आपको प्रोडक्टिव चीजों में बढ़ाना है, और हमको दुष्प्रभावों के बारे में भी उनको बताना पड़ेगा। जैसे कई बच्चे 2 मिनट के लिए ब्रेक लेने के लिए रील देखना चालू करते हैं, फिर वो उस रील के जाल में इतना फंस जाते हैं कि वो लगातार 1.5 घंटा रील देखते हैं, और जब भी जी। आप रील वगैरह कुछ देखते हैं, बच्चों को थकान बहुत जल्दी होती है, फिर वो सो जाते हैं। एक जो पढ़ाई का मुद्दा वो लेके चले थे वो बिल्कुल दूर छूट गया, अंत क्या हुआ, रील देखने में, या मम्मी पापा ने डांट दिया, ऐसा कुछ हुआ। अब हमको अपने जी। बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इफ एनीथिंग कम्स फ्री यू आर द प्रोडक्ट। ये बात हमें अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी। फेसबुक इज फ्री, रील्स आर फ्री, तो उसका प्रोडक्ट कौन है? उसका प्रोडक्ट युवा है। ओके, और कई कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट भी इस तरह के जाल को बिछा रही हैं। उनका मानना है भारतीय बच्चे, भारतीय पॉपुलेशन सर्वाधिक युवा पॉपुलेशन में है। अगर इन बच्चों को इन चीजों में नहीं उलझाया गया तो कल को ये पूरे विश्व में अपना परचम लहरा देंगे। तो क्यों ना इनको टिकटॉक के जाल में, क्यों ना इनको रील्स के जाल में फंसाया जाए, और हम अपना दूसरा काम करें। चाइना ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, कहीं ना कहीं ये भी उसकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसको हम सूडो वॉर कहते हैं। हर वॉर सरहद पे जाके ही नहीं लड़ी जाती है ना। अगर किसी देश से आपको वॉर लड़नी है तो उसकी यूथ को टारगेट करना होगा, उसकी यूथ को भटकाना पड़ेगा। तो हमारी यूथ आजकल यूट्यूब पे रील्स बनाने में लगी हुई है। आप देखिए, आप एक रील को स्क्रॉल करिए, कितने सारे डांस के वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्या ये समय है यूथ को ये करने का? उनको पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको ये बताना पड़ेगा। मैंने पिछले में भी इंटरव्यू में भी कहा था, एल्गोरिदम का नेचर ही ऐसा है, वो अच्छी तरह से जानती है कि जैसे ही आपको अच्छी रील मिलती है या आपको लाइक्स मिलते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन आने लगता है, तो वो उस पीक की तरफ ले जाके आपको कंटिन्यूअसली ऑसिलेटिंग फॉर्म में रखती है, ताकि आपको लगातार एंगेज कर पाए। इसके पीछे बहुत बहुत गहन रिसर्च है। तो एक स्टूडेंट जो अभी इतने लेवल पे, इतने मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है, इतना परिपक्व नहीं है, वो इस जाल में फंस के अपने अमूल्य समय को बर्बाद करता है, और यही तो विश्व को चाहिए। भारतीय बच्चे अगर इस जाल में फंसेंगे तभी तो वो आगे नहीं आ पाएंगे, वरना आप सोच के देखिए, 140 करोड़ का देश जिसके पास इतनी युवा पॉपुलेशन है, अगर ये सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे कामों में लग गए तो देश की प्रगति क्या, पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा। तो ये भी भारत के खिलाफ एक इनडायरेक्ट वॉर है, और हमको अपने बच्चों को इस लेवल पे समझाने की जरूरत है। ठीक बात है। शुक्ला सर, बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत बढ़िया आपने एनालिसिस भी की है। मुझे लगता है कि तमाम खतरों से आपने
पेरेंट्स को वाकिफ भी करा दिया है। एआई पर थोड़ा आपसे अलग से एक एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तमाम कह लीजिए संशय भी है, तमाम फायदे भी हैं, लेकिन तमाम उसके नुकसान भी सामने आ रहे हैं। इस पर हम आपसे अलग अकेले में नेक्स्ट उसमें एपिसोड में बात जरूर करेंगे, क्योंकि उस पर भी पेरेंट्स को, मुझे लगता है कि सबको, पेरेंट्स क्या क्या पूरी भारतीय समाज को भी उस पर अवगत कराना और उसको अवेयर करना अब ज़रूरी हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू वंस अगेन, और एक बहुत ही अच्छा मुद्दा लाने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। थैंक यू सर। पेरेंट्स अपने बच्चे या बच्चों के प्रति गंभीर हो जाएं, क्योंकि डिजिटल युग इसी सलाह को अपनाने की नसीहत दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बबर शेर की तरह बच्चे पर कंट्रोलिंग पावर को अहमियत दें। बच्चे से संवाद करें और मानसिक रूप से उसके सजग प्रहरी बने। धन्यवाद।